हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। गाइज, आज मैं आपको जो है इस चैप्टर के 40 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ जिसकी एग्जाम में आने की जो है पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा है। विद आंसर आपको जो है 40 ऐसे एमसीक्यू बताऊंगा जो कि सीबीएसई के टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम में जो है आने की पॉसिबिलिटी जो है इनकी कहीं ज़्यादा है। गाइज, इस 40 क्वेश्चन के अंदर मैंने बेसिक से लेके एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस को ऐड कर रखा है। खासकर क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के जो क्वेश्चन है वो गाइज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट 1 से लेके 20 तक भी है, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, उसके आंसर आपको खासकर पता ही होंगे। ठीक है, लेकिन 21 से 40 तक के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आई एम डैम श्योर कि आपने जो है इससे पहले इन क्वेश्चनों को देखा होगा या आपको उसका आंसर जो है वो पता होगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है, सीधा कैसे आएगा, डायरेक्ट कैसे आएगा, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसका आंसर यही क्यों है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये PDF आपको जो है किस तरीके से मिल सकती है, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में जो है अपनी रिवीजन बहुत ही आराम से कर सकें इस PDF की मदद से। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है कि मानव पूंजी में सम्मिलित है क्या। पहले में कहता है कि हेल्थ इंक्लूड है इसके अंदर, एजुकेशन इंक्लूड है इसके अंदर, या प्रोफेशनल एफिशिएंसी इंक्लूड है इसके अंदर, या ऑल ऑफ द अबव। कौन सी चीज़ जो है ह्यूमन कैपिटल के अंदर इंक्लूड होती है। सो गाइज, ह्यूमन कैपिटल के अंदर हेल्थ, एजुकेशन, एफिशिएंसी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा गाइज। उसके बाद कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण में सम्मिलित है वो क्या कहलाता है। वो भौतिक पूंजी कहलाता है, वो औद्योगिक पूंजी निर्माण कहलाता है, या वो बैंकिंग पूंजी निर्माण कहलाता है, या वो जो है क्या कहलाता है। सो गाइज, इसके अंदर इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका, उनने बोला कि भाई वो प्रक्रिया जिसके अंदर शिक्षा पर यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। तो गाइस, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों के बारे में आपको बताया गया है। तो ये जो प्रक्रिया है ये मानव पूंजी निर्माण कहलाएगा गाइज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है मानव पूंजी से अभिप्राय उन सभी श्रमिकों से है जो उत्पादन प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं, ना कि व्यस्त रहने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब क्या है गाइस। सबसे पहले तो आपको मानव पूंजी का मतलब पता होना चाहिए कि भाई एक ऐसा बंदा जिसके अंदर नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस बंदा है, ट्रेन बंदा है, उसको मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि मानव पूंजी का मतलब केवल उन बंदों से है, जो उन श्रमिकों से है, उन बंदों से है जो उत्पादन प्रक्रिया में व्यस्त हैं। मतलब कह रहा है कि अगर किसी बंदे के पास नॉलेज है, स्किल है, ठीक है, एफिशिएंसी है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन वो गाइस काम नहीं कर रहा, वो बेरोजगार है। ठीक है, तो क्या उसको ह्यूमन कैपिटल मानेंगे या नहीं मानेंगे, या केवल उन बंदों को मानेंगे जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है और वो काम कर रहे हैं। किस चीज को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। कह रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर तो ये लिखा है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो केवल उन श्रमिकों को बोलेंगे जो उत्पादन प्रक्रिया में व्यस्त है, मतलब जो रोजगार में लगे हुए हैं, केवल उसको बोलेंगे। उन लोगों को ह्यूमन कैपिटल नहीं बोलेंगे जो रोजगार में नहीं लगे हुए, लेकिन उनके पास नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन वो काम में नहीं लगे हुए, बेरोजगार हैं। तो क्या वो ह्यूमन कैपिटल है या नहीं है, क्या ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। सो गाइज, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही गलत लिखी हुई है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का लिंक उन लोगों से होता है, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, भले ही वो उत्पादन प्रक्रिया में व्यस्त हैं या वो उत्पादन प्रक्रिया में व्यस्त नहीं है, लेकिन उनके अंदर क्षमता है उत्पादन करने की। अगर उन्हें काम मिल जाए तो वो लग जाएंगे ना, तो भाई उनको भी ह्यूमन कैपिटल माना जाता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो बिल्कुल ही गलत लिखी गई है। उसके बाद आता है अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा संगठन विश्वविद्यालय शिक्षा का वित्त प्रबंध करता है।
यहाँ पे मतलब जो कॉलेज वगैरह जो होते हैं उनके फाइनेंस का फंडिंग का जो काम है, उसका मैनेजमेंट का जो काम है वो कौन करता है। सो गाइज जो कॉलेज वगैरह जो ग्रेजुएशन वगैरह के जो होते हैं 12th के बाद, उसको जो देखता है सारा का सारा वो देखता है यूजीसी। बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है आपको, यूजीसी जो है उसको देखता है। तो इसके वित्त प्रबंध का जो काम है वो यूजीसी करता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज। उसके बाद कहता है कि मानव विकास सूचकांक डैश मापदंडों का एक सूचक है। HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या है, ये किन मापदंडों का सूचक है, आध्यात्मिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है या धार्मिक है। तो गाइज पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि इस चीज को मेजर करता है कि एक देश के अंदर, इसका ना कोई एक पैरामीटर नहीं है, इसके कई सारे पैरामीटर है जिसपे ये देखा जाता है कि एक देश के अंदर रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कैसा है। ठीक है, जब लोगों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छी हवा पानी, खाना पीना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, ये सारी चीजें जब मिलती है तो भाई जो है ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। और जिस देश के अंदर ये सारी की सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं, इसके अंदर गाइस रैंक होती हैं। ठीक है, तो भारत जो है अभी HDI के मामले में बहुत ही ज़्यादा पीछे है, इतना अच्छा हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। तो ये एक जो है सोशल मापदंडों का एक सूचक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है कि भौतिक पूंजी स्वयं में डैश होती है। गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। दो तरीके की पूंजी होती है, एक होता है भौतिक पूंजी, एक होता है मानव पूंजी। ठीक है, तो भौतिक पूंजी जो होती है ना, उसका जो नेचर होता है, आपको ये ध्यान रखना है, भौतिक पूंजी का जो नेचर होता है वो होता है पैसिव, ठीक है, निष्क्रिय। और जो मानव पूंजी होती है उसका जो नेचर होता है, उसका नेचर होता है एक्टिव। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने मानव पूंजी वाला भी इंक्लूड कर रखा है। अभी ये भौतिक पूंजी पूछ रहा है, तो भौतिक पूंजी का जो नेचर है वो पैसिव होता है और मानव पूंजी का जो नेचर होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है जी। उसके बाद है कि शिक्षा पर व्यय एक डैश व्यय है। अगर हम एजुकेशन पे हम पैसा खर्च करते हैं तो क्या वो पैसा अनप्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव है, अननेसेसरी है, या इसमें से कोई नहीं। सो गाइज एजुकेशन पे हम जितना भी पैसा खर्च करते हैं वो एक प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि उसका फायदा हमें फ्यूचर के अंदर जो है वो मिलता ही मिलता है। ये कोई अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं है। आज हम जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं अपने एजुकेशन पे, आज बंदा लोन तक लेने के लिए तैयार है, वो इसलिए क्योंकि उसको पता है कि आज मैं जितना भी पैसा खर्च कर रहा हूँ फ्यूचर में उससे जो है मुझे कई अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं, ये मेरी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। उसके बाद कहता है कि मानव पूंजी श्रम उत्पादकता में वृद्धि का। गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के चांस एग्जाम में आने के कहीं ज्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, कह रहा है मानव पूंजी श्रम उत्पादकता में वृद्धि का एक डैश है, साध्य है, साधन है, कारक है, ये इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के चांस मुझे लगता है क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा ही आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आएगा इस खालिस्तान के अंदर, यहाँ पे आएगा साध्य। साध्य का मतलब, एंड का मतलब यहाँ पे क्या है, कहता है ह्यूमन कैपिटल मीन्स टू एन एंड। ये एक स्टेटमेंट होती है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे एंड वर्ड का यहाँ पे मीनिंग क्या है। एंड वर्ड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इसका जो लिंक है वो है उत्पादकता से, कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करने से है, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल है वो डील करता है ह्यूमन से। ठीक है, वो ह्यूमन से डील करता है, तो भाई ह्यूमन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, यहाँ पे इस एंड का ये मीनिंग है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा साध्य, ना कि साधन। ठीक है जी, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके चांस कहीं ज्यादा हैं। उसके बाद कहता है मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। आखिर देश के अंदर मानव पूंजी निर्माण में जो है बाधा क्यों आती है? जनसंख्या बढ़ रही है, या ब्रेन ड्रेन जिसे प्रतिभा पलायन कहते हैं, एक देश से दूसरे देश में प्रस्थान करना, शिक्षा का निम्न स्तर, या उपरोक्त में से सभी। सो गाइस ये जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से पूछा गया है, इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे रीजन है जिसकी वजह से एक देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल जो है वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाती है। उसके बाद कहता है कि मानव पूंजी में किस चीज को सम्मिलित किया जाता है? श्रमिकों को
और उद्यमी दोनों को, श्रमिकों को, संपूर्ण जनसंख्या को, या केवल एंटरप्रेन्योर्स को? गाइज ये भी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके एग्जाम के आने के चांसेस जो है वो कहीं ज़्यादा है। आपको ध्यान रखना है वर्कर्स और एंटरप्रेन्योर्स दोनों को जो है ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल का यूज़ करते हैं, उनके पास नॉलेज होती है। ठीक है, उन सब चीज़ों का यूज़ करके ही वो अपने बिजनेस वगैरह को जो है ग्रो करते हैं। तो भाई ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है, मतलब एक देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, क्या उनकी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, वो कौन सा इंडिकेटर है जो उस चीज़ को मेज़र करता है? पीपीटी, एसबीआई, आरबीआई या एचडीआई? सो गाइज उसको जो मेज़र करता है वो है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके कई सारे मेजरमेंट होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, हवा, पानी, ठीक है, पॉवर्टी, ये गरीबी वगैरह, बहुत सारे इसके इंडिकेटर हैं। जितना ये सारे के सारे फैक्टर एक देश के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे उतना देश जो है एचडीआई में ऊंची रैंक करता है। और आप चाहो तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि एचडीआई के मामले में भारत जो है कौन से स्थान पर है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। शायद अभी 130 कुछ पे है, शायद देख लीजिएगा, करंट में चेंज होता रहता है ये। ठीक है, 128, 129, 130 इतना ही कुछ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 130 या 129 ऐसे ही कुछ है। उसके बाद है मानव पूंजी महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है? ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाइस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस से, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस से। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर ह्यूमन कैपिटल क्या, इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, इसका रोल क्या है, क्या रोल प्ले करता है ये। इससे भौतिक पूंजी की उत्पादकता का प्रयोग संभव होता है, इन प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होती है, मॉडर्नाइजेशन होता है, या सभी? सो गाइज अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है और उसमें आपने टॉपिक पढ़ा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें आपने ये सारे पॉइंट पढ़े होंगे। इन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मॉडर्नाइजेशन करता है, इनोवेटिव आइडिया करता है, फिजिकल कैपिटल जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, या फिजिकल कैपिटल का अच्छी तरीके से यूज़ करने में हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस से पूछा गया है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए ये कहता है कि यदि 2020 के आरंभ में एक राष्ट्र का मानव पूंजी स्टॉक 10,000 कुशल श्रमिकों का है, 2020 के शुरुआत में मानव पूंजी जो है कितनी थी? 10,000, और 2020 के अंत में ये बढ़कर 15,000 हो जाती है, तो कहता है ये क्या कहलाएगा? साल के शुरू में कितनी थी? 10,000, और एंड में कितनी हो गई? 15,000। तो कह रहा है ये चीज़ क्या कहलाएगी? मानव पूंजी कहलाएगी, मानव पूंजी निर्माण कहलाएगी, दोनों कहलाएगी, या भौतिक पूंजी कहलाएगी? गाइस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाई ये चीज़ क्या हुआ, पहले 10,000 थी, 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गई, तो ये चीज़ जो है ये मानव पूंजी निर्माण कहलाएगी। इंक्रीमेंट हुई ना इससे अंदर। अगर हम पर्टिकुलर इसकी बात करें 10,000 की और 15,000 की, कि भाई 2020 के आरंभ में मानव पूंजी का स्टॉक कितना है? 10,000, ये तो मानव पूंजी कहलाएगा। या 2020 के अंत में कितना है? 15,000, तो ये मानव पूंजी कहलाएगा। लेकिन कितनी इंक्रीमेंट हुई, कितने बढ़े, वो मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। तो 13वें का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। उसके बाद कहता है मानवीय संसाधन विकास का उपाय है, मतलब एक ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स की जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे हो सकती है? हेल्थ से, ट्रेनिंग से, एजुकेशन से, या सभी से? सो गाइज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक ह्यूमन की डेवलपमेंट कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हेल्थ पे, ट्रेनिंग पे, एजुकेशन पे, और भी कई सारे फैक्टर हैं जिस पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मानवीय पूंजी निर्माण हेतु सुझाव है, मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मानव पूंजी निर्माण कैसे कर सकते हैं? अभी ऊपर इसने प्रॉब्लम बताई थी कि भाई किन किन प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कि हम मानव पूंजी निर्माण नहीं कर पा रहे, मतलब ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं कर पा रहे जिनके अंदर एक स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहे? जनसंख्या, प्रतिभा पलायन, लो एकेडमिक लेवल, ये सब इसके रीजन थे। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप कैसे बढ़ा सकते हो, क्या सजेशंस दोगे? मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मैन पावर प्लानिंग नहीं है। डिमांड जितनी है, सप्लाई उससे 10 गुना ज़्यादा है।
जनसंख्या पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ए और बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है गाइस सी है। कंट्रोल भी करना पड़ेगा, मैन पावर प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हम जो है एक देश के अंदर ऐसे लोगों की संख्या के अंदर इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 16वां क्वेश्चन, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 2020 के आरंभ में एक राष्ट्र में मानव पूंजी स्टॉक 10,000 था, ठीक है, और अंत में 15,000 हो गया, तो एक वर्ष में मानव पूंजी निर्माण में कुशल श्रमिकों की कितनी वृद्धि मानी जाएगी, कितनी इंक्रीमेंट हुई? 10,000, 15,000, 5,000, 25,000। तो जितनी इंक्रीमेंट होती है, साल के शुरू में कितने थे? 10,000, अंत में कितने हो गए? 15,000। तो जितनी इंक्रीमेंट हुई है वो मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। तो कितनी इंक्रीमेंट हुई है? 5,000 से इंक्रीमेंट हुई है, 15,000 माइनस 10,000, तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा मानव पूंजी निर्माण। उसके बाद है गाइज, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत होते हैं। अब आपने मानव पूंजी निर्माण के स्रोत समझे होंगे, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग और आपका स्थानांतरण, इंफॉर्मेशन और कई सारे प्रोग्राम्स, ये आपने पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में ही कुछ और है, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपने पढ़े हैं ना, एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, स्थानांतरण, ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हैं। कुछ फैक्टर इंटरनल्स हैं, कुछ फैक्टर एक्सटर्नल्स हैं। तो मानव पूंजी निर्माण के जो स्रोत होते हैं, जो फैक्टर फॉर्मेशन के जो सोर्स हैं, वो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं। तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मानव पूंजी से अभिप्राय उत्पादन के उत्पादित साधनों के भंडार से है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? उत्पादन के उत्पादित साधनों के भंडार से है। गाइज, अगर आपने मानव पूंजी और भौतिक पूंजी, अगर आपने इन दोनों को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप ये क्वेश्चन को नहीं कर सकते। आपको दोनों में बहुत ही अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए भौतिक पूंजी किसको कहते हैं। जैसे जो मशीन वगैरह जो होती है ना, जिसकी मदद से हम उत्पादन करते हैं, वो भौतिक पूंजी होती है। तो भाई, ये उत्पादन के जो उत्पादित साधन होते हैं वो भौतिक पूंजी होती है, ठीक है। उसका जितना भी हमारे पास स्टॉक होता है, उसका जितना भी हमारे पास कलेक्शन होता है, भंडार होता है, वो भौतिक पूंजी कहलाती है आपकी। तो यहाँ पे इसने जो डेफिनेशन लिख दी है, लिख दी भौतिक पूंजी की, और पूछ रहा है क्या ये मानव पूंजी कहलाती है? नहीं, ये मानव पूंजी नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे, उत्पादन के उत्पादित साधनों का जो भंडार होता है वो भौतिक पूंजी होती है, ना कि मानव पूंजी। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे आपको, ये गलत दे रखी है गाइज। उसके बाद है, उत्पादन का सक्रिय घटक है। अब एक्टिव फैक्टर पूछ रहा है आपसे। अभी मैंने आपको बताया था ना, भौतिक वाली जो होती है वो होती है पैसिव, और मानव पूंजी जो होती है वो होती है एक्टिव। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन भी और वो वाला भी। एक्टिव कौन सा होता है और पैसिव कौन सा होता है, दोनों आपको पता होने चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं मानव पूंजी निर्माण में सम्मिलित है, या मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या होते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, सभी। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यही है, 20वां क्वेश्चन जो है और जो ये वाला क्वेश्चन है, ये सेम ही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में ये है। तो यहाँ पे ये जो सोर्सेज हैं सारे के सारे, इसमें कुछ इंटरनल भी होते हैं, कुछ एक्सटर्नल भी होते हैं, इसके अलावा और भी सोर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्स है। इस तरीके से आए तो कैसे आंसर होगा, उस तरीके से आए तो कैसे आंसर होगा, दोनों मैंने आपको बता दिए है। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। अब जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति बीमारी के कारण लंबे समय तक अपने कार्य से अनुपस्थित रहता है, तो इससे क्या प्रभावित होगा, उससे किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा? उसकी सिक्योरिटी पे, जॉब की सिक्योरिटी पे जॉब चली जाएगी, सैलरी पे, प्रोडक्टिविटी पे, या सभी पे। तो गाइज, अगर आप एक लंबे टाइम तक अगर आप बीमार हो तो भाई जॉब भी चली जाएगी, सैलरी भी जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी आपकी कम हो जाएगी। तीनों चीज़ों पे आपका जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सभी जो है इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद कहता है शिक्षा से लोगों की क्या बढ़ती है? प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इनकम, या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस, शिक्षा से लोगों की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी भी और इनकम भी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इंक्रीज होती हैं। उपरोक्त सभी इसका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने पहले आपको बता दिया 20 से लेकर 40 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे ही बनाए हुए हैं सारे क्वेश्चन, आपको कहीं भी मिलेंगे नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है।
देखिए, मानव पूंजी की उत्पत्ति भौतिक पूंजी करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन गाइस वही बच्चा केवल अटेंड कर सकता है जिसने 20 से 40 तक के क्वेश्चन वही बच्चा अटेंड कर सकता है जिसने घोल के एक एक किताब को चाट के रख रखा है, वही इसको अटेंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अगर भाई कहीं रट रखा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे ही कह रहे हैं अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में, तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा होगा ये क्या है। कह रहा है मानव पूंजी की उत्पत्ति भौतिक पूंजी करता है, फिजिकल कैपिटल जो है वो ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करती है। मतलब कि जो फिजिकल कैपिटल होती है, मशीन वगैरह, वो मानव पूंजी को बनाती है। मतलब कि मानव पूंजी क्या है, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, वो तो। और भौतिक पूंजी मशीन वगैरह जो उत्पादन की प्रक्रिया में काम आती है। तो कह रहा है मानव पूंजी की जो उत्पत्ति है ना, वो भौतिक पूंजी करता है। भाई मानव पूंजी की उत्पत्ति भौतिक पूंजी नहीं करता, भौतिक पूंजी की उत्पत्ति मानव पूंजी करता है। मशीनें वगैरह कौन बनाता है, इंसान बनाते हैं। ठीक है, इंसान अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने एक्सपीरियंस से जो है भौतिक पूंजी की उत्पत्ति करता है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है। अगर यहाँ पे ये लिखता कि भौतिक पूंजी मानव पूंजी, भौतिक पूंजी की उत्पत्ति मानव पूंजी करता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक होती। अभी ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे। मानव पूंजी एक राष्ट्र की उत्पादन क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अब भाई मैंने क्या बोला, भौतिक पूंजी कौन सी होती है, जिसकी जो मशीन वगैरह जिसकी मदद से हम उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो एक देश के पास जितनी ज़्यादा फिजिकल कैपिटल होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा फिजिकल कैपिटल होगी, जितनी ज़्यादा भौतिक पूंजी आपके पास होगी, उतनी ज़्यादा देश की उत्पादन क्षमता होती है। जितनी कम आपके पास भौतिक पूंजी होगी, जितनी कम आपके पास फिजिकल कैपिटल होगी, उतनी कम आपकी उत्पादन क्षमता होती है। तो भाई जो भौतिक पूंजी होती है ना, वो उत्पादन क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, ना कि मानव पूंजी। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये भी आपकी जो है गलत लिखी हुई है। मानव पूंजी नहीं करती, भौतिक पूंजी करती है। उसके बाद कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। मानव पूंजी और मानव विकास दोनों समरूप अवधारणाएं हैं। कह रहा है दोनों आइडेंटिकल हैं जी। ठीक है, समरूप का मतलब दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। मानव पूंजी और मानव विकास एक ही चीज होती है। तो गाइज आपको, अगर आपको यही नहीं पता ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो भाई आप सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस को पढ़ के आइए। दो डिफरेंस आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला तो ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी इन दोनों में, और ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल। अगर आपने ये दोनों डिफरेंस नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर इस चैप्टर के अंदर। आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है जी। मानव विकास एक देश के अंदर मानव विकास कब होता है, जब कई सारे लोगों को अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें सब मिल रही होती है, तब हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। और मानव पूंजी एक ऐसा बंदा जिसके अंदर स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो मानव पूंजी है। ठीक है, तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, इसके अंदर अंतर होता है। उसके बाद कहता है 26वें में, मानव पूंजी निर्माण सहभागिता की दर में कमी लाता है। गाइज आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपने कहीं भी क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, ठीक है, कहीं भी नहीं देखे होंगे, और मेरे को आई डैम श्योर आपको इसके आंसर भी जो है नहीं पता होंगे। आपको बहुत ही मुश्किल कभी देखे होगा ये सहभागिता की दर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होती है। जब तक यही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे बताएंगे। सहभागिता की दर का मतलब ये होता है कि जनसंख्या का कितना परसेंट लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं सहभागिता की दर। कि जितने भी वर्क फोर्स है, जनसंख्या का कितना पोर्शन एक्चुअल में वर्क कर रहा है, वो सहभागिता की दर होती है। तो कह रहा है मानव पूंजी निर्माण जो है ना, वो सहभागिता की दर में कमी लाता है, उसको गिरा देता है। भाई मानव पूंजी निर्माण सहभागिता की दर में कमी नहीं, वृद्धि लाता है। क्यों? क्योंकि जब मानव पूंजी निर्माण क्रिएट होगा, ऐसे लोगों की संख्या में इंक्रीमेंट होगी जिनके अंदर नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है। ठीक है, जब ऐसे लोगों की संख्या के अंदर वृद्धि होगी तो भैया वो काम धंधे पे लगेंगे। तो जब काम धंधे पे लगेंगे तो उससे सहभागिता की दर तो बढ़ेगी ना। जनसंख्या का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन काम करेगा तो वो कमी थोड़ी ना लाएगा, वो तो वृद्धि लेकर आएगा सहभागिता की दर के अंदर। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये भी गलत लिखी हुई है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक देश से दूसरे देश को प्रस्थान स्थानांतरण कहलाता है।
गाइस दो वर्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझने हैं। एक होता है स्थानांतरण और एक होता है प्रतिभा पलायन। ठीक है, प्रतिभा पलायन का क्या मतलब होता है, जब एक बंदा एक देश से दूसरे देश जाता है वो तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। लेकिन जब एक बंदा एक विद इन द कंट्री जब वो होता है एक्सचेंज ट्रांसफर, ठीक है, वो स्थानांतरण कहलाता है। गांव से शहर, शहर से गांव, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान। अगर विद इन द कंट्री है तो स्थानांतरण है, अगर कंट्री टू कंट्री है, आउटसाइड द कंट्री है, तो भाई वो प्रतिभा पलायन कहलाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत लिखी हुई है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश को प्रस्थान स्थानांतरण नहीं, प्रतिभा पलायन कहलाता है। तो ये जो दे रखा है यहाँ पे, ये भी गलत दे रखा है। उसके बाद है, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कहता है कि सभी शिक्षित व्यक्ति साक्षर होते हैं, किंतु जरूरी नहीं कि सभी साक्षर व्यक्ति अवश्य ही शिक्षित हों। ये पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्शली ट्रू है या पार्शली फॉल्स है। ये क्या पूछ रहा है, पहले तो आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपने पढ़ी ही स्टेटमेंट पहली बार होगी। कह रहा है सभी शिक्षित व्यक्ति साक्षर होते हैं। पहले तो गाइस आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, साक्षर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है, जिनमें पढ़ने लिखने की योग्यता होती है वो साक्षर होते हैं। और कह रहा है किंतु जरूरी नहीं कि सभी साक्षर व्यक्ति शिक्षित हों। ये शिक्षित और ये साक्षर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है गाइस? शिक्षित वर्ड जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर टर्म है। ठीक है, शिक्षित जो वर्ड है वो एक वाइडर टर्म है। इसके अंदर केवल पढ़ना लिखना नहीं, इसके अंदर ये कह सकते हो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, सारी की सारी एजुकेशन इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब एक बंदा अगर पढ़ लिख सकता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है, और शिक्षित है अगर वो है, अगर वो शिक्षित है तो भाई शिक्षित होने का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, ये सारी एजुकेशन उसने गेन कर रखी है। तो क्या कह रहा है वो स्टेटमेंट के अंदर, सभी शिक्षित व्यक्ति साक्षर होते हैं। ठीक है भाई, अगर सभी शिक्षित व्यक्ति साक्षर होते हैं, मतलब शिक्षित मैंने क्या बताया, ये एक वाइडर टर्म है। मतलब अगर बंदा शिक्षित है तो मतलब हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सारी एजुकेशन गेन रखी है, उसे पढ़ना लिखना आता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी साक्षर व्यक्ति अवश्य ही शिक्षित हों। अगर वो साक्षर है, अगर उसे पढ़ना लिखना आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है, पढ़ना लिखना तो भाई 5वीं क्लास के बंदे को भी आता है, दूसरी क्लास के बंदे को भी आता है। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं, वो उन्होंने ऐसे थोड़ी ना किसी ने KG CA बने हुए, MBA BA, भाई हमारे जो पेरेंट्स वगैरह हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या 5th 8th 10th ज़्यादा से ज़्यादा ये कर रखे, 10th कर रखी, 12th कर रखी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इतनी पढ़ाई नहीं होती थी पहले, इसलिए पढ़ना लिखना भी उनको नहीं आता है कि पेरेंट्स वगैरह को। तो अगर किसी व्यक्ति को पढ़ना लिखना आता है, इसका मतलब ये नहीं वो शिक्षित है। ठीक है, सभी शिक्षित व्यक्ति, लेकिन जो शिक्षित है वो साक्षर होगा ही होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। शिक्षित एक वाइडर टर्म है, साक्षर उसका बेटा है, ये कह सकते हो, बच्चा है ये उसका। उसके बाद है, इनमें से, अब गाइस बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है, इनमें से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे कई सारे देश लिखे हुए हैं, भारत लिखा है, ईरान लिखा है, ब्राज़ील लिखा है, नेपाल लिखा है। कह रहा है इसमें से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखो साक्षरता दर के अंदर तो वैसे तो आप देखोगे तो 100% वाले भी हैं, ऐसे भी देश हैं जहाँ पे लोग 100% एजुकेटेड हैं। ठीक है, कोई अनपढ़ है ही नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे देश हैं उनका आपने नाम ही नहीं सुना होगा। लेकिन गाइस आप एक बार नेट पे जरा सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिन जिन देशों के नाम थोड़े जाने पहचाने से, जिनको आपने देख रखा है, जो टॉप पर है, ठीक है, जिनकी 100, 95, 90, 85 इतनी साक्षरता दर है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने ऑप्शन दिए, तो यहाँ पे गाइस ब्राज़ील की जो साक्षरता दर है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, तो आपको वो वाले देश तो पता ही होने चाहिए जिनकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। कहाँ पे मिलेगा? नेट पे मिल जाएगा ये आपको। ठीक है, उसके बाद है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई भारत की साक्षरता दर कितनी है। भारत में पढ़े लिखों की जो परसेंटेज है वो केवल 74.4% है जी। इतने परसेंट लोग जो है भारत में पढ़ लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है गाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें से किस राज्य की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। मतलब भारत में तो है, अब भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें बंदे सबसे ज़्यादा
एजुकेटेड है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो गाइस केरल जो है वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पे साक्षरता दर सभी राज्यों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा अधिक है। और सबसे अगर कम की बात करें तो बिहार वो राज्य है जिसकी साक्षरता दर जो है सबसे कम है। यहाँ पे फीमेल्स की जो साक्षरता दर है वो भी सबसे ज़्यादा जो है कम यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो सबसे अधिक किसकी है, सबसे कम किसकी है भारत के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत की कितनी है ये भी आपको पता होने चाहिए गाइज। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा संगठन तकनीक शिक्षा से संबंधित है। गाइज बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे मैंने जो है गाइज 4 नाम लिख रखे हैं, ठीक है। NCERT, UGC, AICTE और ICMR। आपको जो है सबका पता होना चाहिए किसका क्या लिंक है। UGC का मैंने अभी पहले ही ऊपर क्वेश्चन आया था, क्या करता है, विश्वविद्यालय से संबंधित वित्त प्रबंध का काम करता है। तकनीकी शिक्षा से संबंधित कौन काम कर रहा है, तकनीकी शिक्षा से संबंधित AICTE काम करता है गाइज, AICTE, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपीटेड है, 1000 बार ही आया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कौन सा संगठन स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो ICMR का काम है स्वास्थ्य से रिलेटेड, AICTE का काम है तकनीकी से रिलेटेड, UGC का काम है आपका विश्वविद्यालय से रिलेटेड, NCERT का काम तो आपको पता ही है 12th स्टैंडर्ड तक की जितनी भी बुक्स वगैरह वगैरह ये जो होती है सारा का सारा काम वो इसका काम है जी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि NCERT का पूरा नाम क्या है। गाइज चारों अब जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, ठीक है। ये सबकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, NCERT, AICTE, ICMR, इन सब की फुल फॉर्म एग्जाम में 1 नंबर में आनी ही आनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो NCERT वैसे तो कॉमन नेम है, हम रोज बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम हिंदी में क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये आपको पता होना चाहिए, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है जी। इसी तरीके से कहता है, ऐसे ही आपको आगे भी क्वेश्चन आ जाएगा, ICMR की क्या है, AICTE की क्या है, ठीक है। ये सारे की सबकी फुल फॉर्म और कौन क्या काम करता है, कौन किस लिए खुला हुआ है, तकनीकी से रिलेटेड कौन है, हेल्थ से रिलेटेड कौन है, ग्रेजुएशन से रिलेटेड कौन है, 12th स्टैंडर्ड लेवल तक कौन है, और इनकी सबकी फुल फॉर्म क्या है, ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार आए हुए हैं। उसके बाद कहता है, ये भी गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नामांकित किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा संबंधित आयु समूह के व्यक्तियों की कुल संख्या का अनुपात क्या कहलाता है। गाइस एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। क्या कहते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जो है इसको कहते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो आपको क्या बताता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो गाइस आपको ये बताता है कि भाई नामांकित किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या, मतलब कितने बच्चों ने, ये कह सकते हो एडमिशन लिया, कितने बच्चों ने स्कूल के अंदर इनरोल किया पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली, लाइक प्राइमरी के अंदर कितने लोगों ने लिया, माध्यमिक के अंदर कितने लिया, उच्चतर शिक्षा के अंदर कितने लिया, तो डिफरेंट एज कैटेगरी के अंदर कितने बच्चों ने इनरोल किया है प्राथमिक शिक्षा के लिए, सेकेंडरी के लिए, हायर के लिए, उस चीज़ को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जो है उस चीज़ को जो है इंडिकेट करता है। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो क्या होता है, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये भी एक बहुत ही गाइस रिपीटेड क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार जो है ये कब पारित हुआ। शिक्षा का अधिकार जो कि सरकार ये कहती है कि भाई एक प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चे को मिलनी चाहिए, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों का जो अधिकार है फ्री एजुकेशन का, ये 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, जिसमें जितनी बेसिक एजुकेशन जो बच्चे को मिलनी चाहिए वो जो है राइट टू एजुकेशन इसको कहते हैं, ठीक है, RTE के नाम से इसको जाना जाता है, राइट टू एजुकेशन। 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद उससे भी अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी निर्माण पर बल दिया। कौन सा 5 ईयर प्लान है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे जो है फोकस करता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है 7th 5 ईयर प्लान जो है वो ह्यूमन कैपिटल पर जो है फोकस करता है कि कैसे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मुलेट किया जाए। 7वां प्लान है, 7वां। उसके बाद कहता है मानव पूंजी भौतिक पूंजी का अंग है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव पूंजी भौतिक पूंजी का अंग है, मतलब कह रहा है मानव पूंजी जो है वो इसका बच्चा है भौतिक पूंजी का। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है या ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है? तो भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भौतिक पूंजी की उत्पत्ति कौन करता है? मानव पूंजी करता है।
तो आप खुद बताइए कौन किसका अंग होगा, बड़ा कौन होगा इसमें से, ठीक है, पापा कौन होगा, पापा तो यही होगा ना, ठीक है। ये मानव पूंजी जो है पैदा कौन करता है, भौतिक पूंजी को पैदा कौन करता है, भौतिक पूंजी को जो पैदा करता है वो है मानव पूंजी, ठीक है। तो इसको जन्म देने वाला कौन है, पापा कौन है इसका पापा मानव पूंजी है। तो भाई ये इसका पार्ट नहीं, ये इसका पार्ट है। मानव पूंजी भौतिक पूंजी का पार्ट नहीं है, भौतिक पूंजी मानव पूंजी का एक अंग है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है जी। और ये आ गया AICTE का पूरा नाम। अब इसका पूरा नाम क्या है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से गाइस मैंने यहाँ फालतू का क्वेश्चन ऐड नहीं करा, मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दी है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म और इसकी फुल फॉर्म, तीनों की फुल फॉर्म गाइस आनी चाहिए। ये हेल्थ से रिलेटेड, तकनीकी से रिलेटेड, विश्वविद्यालय की फंडिंग से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड और NCERT, ये चारों गाइस, चारों संगठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो किस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। और आपने देख ही लिया होगा 20 से 21 से लेकर 40 तक के जो क्वेश्चन है, शायद ही आपने इसमें से कुछ के आंसर पता होंगे, कुछ के नहीं पता होंगे, शायद ही आपने कभी ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। इनकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है ये कहीं ज़्यादा है, ठीक है। इन क्वेश्चन, और ये आए हुए हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज ये। अब आप इस चैप्टर से पूरे फ्री हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप इस चैप्टर से बनता है और आप उसको अटेंड नहीं कर सकते, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और ये PDF आपको किस तरीके से मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है, www.rdclasses.online, किसी भी ब्राउजर पे सर्च करेंगे आप rdclasses.online या www.rdclasses.online, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फ्री नोट्स के सेक्शन पे आप देख ही रहे हैं, यहाँ फ्री नोट्स के सेक्शन पे आपको क्या करना है, फ्री नोट्स के सेक्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ देखेंगे चैप्टर नंबर 8 भारत में मानव पूंजी निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड MCQ, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 8, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही एक नया सामने ओपन हो जाएगा, एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको लोड होने देंगे, 5 से 10 सेकंड का ये टाइम लेगा, पूरी की पूरी PDF ये जो है लोड हो जाएगी। और यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आप जैसे इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी PDF आपके फ़ोन में जो है डाउनलोड हो जाएगी, जिससे मैं आपको जो है पढ़ा रहा था। तो एग्ज़ाम टाइम में ये देख रहे हैं आप पूरी की पूरी PDF जो है 14 पेज की PDF है, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम टाइम में आप इसी PDF से आप अपनी रिवीजन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड कर लेंगे और मोबाइल में जाएंगे, डाउनलोड के सेक्शन में आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपने और कोई सी भी PDF को डाउनलोड नहीं करा, सारे में डालता हूँ, एक चैप्टर बचा है बस इसमें आपका ग्रामीण विकास वाला, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 तक हो गया। मनी और बैंकिंग का भी डाल दिया था मैंने, निर्धनता चैप्टर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सारे के सारे चैप्टर्स के MCQ मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। एक एक चैप्टर के 30-30, 40-40, 50-50 क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखे हैं MCQ कि भाई ये इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसी के नीचे आपको जो है, इसी के नीचे यहाँ पे आपको रिवीजन सीरीज के भी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 क्विक रिवीजन नोट्स हैं। एग्जाम टाइम में आपको ये बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। आप बोलेंगे तो मैं और भी चैप्टर की डाल दूंगा कि आप कैसे शॉर्ट में इन सभी चैप्टर की रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है जी। तो ये चैप्टर्स हैं, ये क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, जो कि इस चैप्टर के बनते हैं। बाकी एक और रह गया, वो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की जो बुक है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा जो भी CBSE के टर्म 1 में हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स को गेन करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी हो यार, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। इससे मुझे आपका जो है रिस्पांस का पता चलता है कि भाई आपको कुछ समझ भी आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बकवास बहुत हो गई, अब चलते हैं घर को, टाटा, हैव अ गुड डे।